हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपके पेपर में 35% आने वाले हैं और 35% में से मतलब आपको सीधी सी बात है 35% आएंगे और 35% जो होंगे दोस्तों, प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा, मतलब 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। समय आपको मिलेगा दोस्तों 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे के अंदर मतलब 60 मिनट के अंदर आपको पेपर सॉर्ट करना है पूरा, और सॉल्व करने के बाद में आपको देखना है कि भाई कितने परसेंट आपके सही होंगे। तो सीधी सी बात है, जिन बच्चों के 35 में से 14% सही हो जाएंगे, 35 में से 14% जिन बच्चों के सही हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे आरएससीआईटी के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपके कम से कम 35 में से 30+ % तो सही होने चाहिए, जिससे अच्छी परसेंटेज बन जाए दोस्तों आपकी, ठीक है। और साथ में अगर आप पहली बार आए हैं तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो अब इस क्लास के अंदर 30% है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि इन 30% में से जिन बच्चों के 25% सही हो जाते हैं, इन 30% में से आज की क्लास के से, तो मैं मानूंगा इनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत बेटर है, ठीक है। तो देखते हैं किन किन बच्चों की तैयारी आज की क्लास में बेटर है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है साथ साथ में, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग निम्न में से किस प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है। मतलब जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं ना भाई, वो किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। पहला, डेटा संचार के लिए, ई लर्निंग के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेटा संचार के लिए भी करते हैं, ई लर्निंग के लिए भी किया जाता है और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। मतलब सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों इसके सही है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन आवश्यक है। किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन आवश्यक है। पहला, केवल हार्डवेयर उपकरण, दूसरा केवल सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एवं इंटरनेट सेवा प्रदाता, या फिर बात करें केवल वेब ब्राउजर। किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्न में से कौन सा संयोजन आवश्यक है, ठीक है। देखिए दोस्तों, केवल हार्डवेयर उपकरण से पार नहीं पड़ेगी आपकी, ना सॉफ्टवेयर से पड़ेगी केवल से, तो और न ही केवल वेब ब्राउजर से पड़ेगी आपकी। जो यहाँ पे संयोजन के लिए जो आवश्यक है ना इंटरनेट की, हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए और इंटरनेट सेवा प्रदाता भी चाहिए, मतलब आईएसपी भी चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, आईएसपी भी चाहिए आपको। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। मतलब आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, इंटरनेट सेवा प्रदाता भी क्या होता है होना चाहिए दोस्तों, संयोजन होना चाहिए इसका भी। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मुख्य कार्य क्या होता है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है और आरएससीआईटी में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं बार बार, ठीक है। तो आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और यहाँ पे मुख्य कार्य क्या होता है इसका, वेब पेज डिजाइन करना होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना होता है, या सर्च इंजन विकसित करना होता है, या डेटा स्टोरेज करना होता है। देखिए दोस्तों, आईएसपी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सेवा देती है, इंटरनेट की सेवा देती है। ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की क्या देती है दोस्तों, सेवा देती है, ठीक है, आईएसपी कहलाती है। तो सीधी सी बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम होता है इसका। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम होता है इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, वेब ब्राउजर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। हार्डवेयर नियंत्रण के लिए, वेब पेजों को एक्सेस एवं प्रदर्शित करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना, या वायरस हटाना। देखिए दोस्तों, वेब ब्राउजर का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों वेब पेजों को एक्सेस और प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। वेब पेजों को एक्सेस एवं प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, वेब ब्राउजर का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मॉडेम का कार्य क्या होता है। मॉडेम का कार्य क्या होता है। पहला, डिजिटल सिग्नल को केवल स्टोर करना, दूसरा एनालॉग सिग्नल को केवल भेजना, या फिर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतरण करना, या फिर केवल नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब पांचवे का। तो मॉडेम का जो कार्य होता है ना भाई साहब, वो होता है एक तरीके से डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच में रूपांतरण करना।
डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच में रूपांतर करना। अब मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, क्या होता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, 5 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा आज का कि यूआरएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यूआरएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पिछली एग्जाम जो लगी थी आपकी उसमें पूछा गया था कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है यहाँ पे कि यूआरएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इंटरनेट की स्पीड मापने के लिए, किसी वेब संसाधन का पता दर्शाने के लिए, ईमेल भेजने के लिए या नेटवर्क सुरक्षा के लिए। बताइए दोस्तों यूआरएल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यूआरएल का जो प्रयोग किया जाता है ना, एक तरीके से किसी वेब संसाधन या वेब पेज का पता दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी वेब पेज का या वेब संसाधन का पता दर्शाने के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आएगा दोस्तों छठे में। और यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न एकदम इजी है कि www यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब किसका संग्रह है। हार्डवेयर उपकरणों का है, वेब पेजों एवं वेबसाइट का है, केवल ईमेल का है या नेटवर्क केबल्स का है। बताइए दोस्तों www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब किसका संग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो वेब पेजों एवं वेबसाइटों का संग्रह होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वेब पेज एवं वेबसाइटों का क्या होता है दोस्तों, ये संग्रह होता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है भैया 8वां प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है। जीमेल, याहू मेल, आउटलुक या फ्लिपकार्ट। बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है ईमेल सेवा का उदाहरण। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी बच्चे कि निम्न में से कौन सा ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक या फ्लिपकार्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पे जीमेल भी क्या है दोस्तों, ईमेल सेवा का उदाहरण है। यहाँ पे याहू मेल भी है, आउटलुक भी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है आपसे, क्या पूछा है दोस्तों, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे आएगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट से क्या कर सकते हैं हम, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन 8वें में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने इसका आंसर सही दे दिया होगा, 8वें में डी। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना है जिनकी RSCAT की एग्जाम है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे जो आपको वीडियोज वगैरह हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वगैरह हैं, तभी मिल पाएंगे जब चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है। फाइल डाउनलोड करना, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना, ईमेल भेजना या वेबसाइट बनाना। बताइए दोस्तों सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों सर्च इंजन की बात की जाए तो सर्च इंजन मतलब होता है जहां पे आप कोई भी जानकारी खोजते हो इंटरनेट के द्वारा। मतलब कुछ भी आपको सर्च करना है, इस दुनिया का कोई भी जानकारी सर्च करनी है आपको, जहां से आप सर्च करते हो उसे सर्च इंजन बोला जाता है। तो यहाँ पे आएगा इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना। ठीक है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना। ठीक है, एक प्रचलित आपको दे रहा हूं यहाँ पे सर्च इंजन का एग्जाम्पल गूगल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, गूगल आप देख सकते हो। एक होता है दोस्तों बींग। ओके, तो ये एक तरीके से सर्च इंजन के एग्जाम्पल है। ठीक है, काम क्या आता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में सहायता करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है डीएनएस। अब डीएनएस क्या है दोस्तों, एक एग्जाम में पूछा गया था कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। का कार्य क्या होता है भाई, डीएनएस का कार्य क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है उसको लिख लेना कॉपी के अंदर, हो सकता है अब की बार भी आ जाए वापिस से। डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। इसका कार्य क्या होता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, या डेटा इंक्रिप्शन करना, या नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। बताइए दोस्तों डीएनएस का कार्य क्या होता है। तो डीएनएस क्या करता है भाई साहब, जो डोमेन नेम होता है ना उसको आईपी एड्रेस में बदलता है। कैसे बदलता है दोस्तों, डोमेन नेम को
आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य कौन करता है दोस्तों? डीएनएस करता है। और डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है भाई साहब? डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो मुझे बताइए इन 10 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट एकदम सही हो चुके? याद रखना इस क्लास में आपका टारगेट रहेगा कम से कम 25% सही करना। देखते हैं किन किन बच्चों के कम से कम 25% इस क्लास में से सही होते हैं, वो तो मुझे पता लगेगा लास्ट में जाकर के, ठीक है, जब आप बताओगे मुझे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के 11वें प्रश्न की ओर। डीएनएस का सही पूर्ण रूप क्या है? बताया था जस्ट अभी मैंने, डोमेन नेम सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और डीएनएस से सवाल बन सकता है, कैसे भी बने चाहे, लेकिन बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां है आईपी का सही पूर्ण रूप क्या है? जो आईपी है ना, आईपी एड्रेस जो होता है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोसेस, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या इंटरनल प्रोसेस, इंटरनेट प्रोसेस सॉरी। तो जल्दी से बताइए आईपी का पूरा नाम क्या होता है भाई? ये तो एकदम इजी है, और देखते हैं किन किन बच्चों का इसका आंसर आता है भाई। याद रखना टारगेट 25% सही करने का आपका आज का। तो आईपी का सही पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है भाई साहब? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ए ऑप्शन इज राइट, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी का सही पूर्ण रूप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है यूएसबी का सही पूर्ण रूप क्या होता है? यूएसबी, और यहाँ पे आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, इसको मैंने कई क्लासों में इसको बार बार रिपीट किया है दोस्तों। क्यों किया है? क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएसबी का सही पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बैकअप या यूनिक सीरियल बस। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं और आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे टिक करना चाहोगे? जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। यूएसबी का सही पूर्ण रूप क्या है भाई साहब, जल्दी बताओ। दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप है, आपने दे दिया होगा आंसर वैसे कमेंट बॉक्स में। इसका पूर्ण रूप है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको यूएसबी का पूर्ण रूप। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पे ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ का सही पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का सही पूर्ण रूप क्या है भाई साहब? पोर्टेबल डाटा फाइल है, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है या प्रिंटेड डाटा फाइल है? तो ये भी एकदम इजी है प्रश्न आपके लिए। इसमें आएगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या आएगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है रैम का सही पूर्ण रूप क्या है? एक बात याद रखना, आपके एग्जाम में 35 में से 2% ऐसे आएंगे जो फुल फॉर्म से आएंगे दोस्तों। किससे आएंगे दोस्तों? फुल फॉर्म के आएंगे यार, एकदम इजी फुल फॉर्म आती है उसमें, ठीक है। तो 2% हमेशा फुल फॉर्म के आएंगे, ठीक है। तो रैम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रीड एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैपिड एक्सेस मेमोरी होता है या रन एक्सेस मेमोरी होता है? तो पहले चर्चा कर लेते हैं एक बार रैम के बारे में। रैम एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है। बिजली जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका पूरा नाम होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 15वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ 15 में से आपके पूरे 15 सही हो गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो थे नहीं, ये एकदम इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने हल्की सी तैयारी कर रखी होगी ना, तो आराम से इन क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है रोम का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो रोम का होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है। ए ऑप्शन इज राइट, रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं भाई कि रोम क्या होती है दोस्तों? एक अस्थायी नहीं, स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी होती है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। और जो डाटा लिखा होता है ना, वो एक तरीके से परमानेंट रहता है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो दोस्तों क्या रहता है? परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है, मिटता नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते इसमें जो डाटा होता है उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले पे। एएलयू का सही पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप, हो सकता है पूछ लिया जाए यहाँ से क्वेश्चन आपसे। एएलयू का सही पूर्ण रूप क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट,
ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक लोकल यूनिट है। बताइए दोस्तों एएलयू का सही पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों एएलयू का सही पूर्ण रूप होगा दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा दोस्तों? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 17वें में ए ऑप्शन पे टिक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, लैन का सही पूर्ण रूप क्या है? लैन का सही पूर्ण रूप क्या है भाई? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर लोकल एक्सेस नेटवर्क? तो भाई लैन का जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ए ऑप्शन पे लगा लो टिक, यहाँ पे भी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां है दोस्तों, वैन का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वैन का यहाँ पे सही पूर्ण रूप बताऊं आपको, तो यहाँ पे वायरलेस एरिया नेटवर्क नहीं होगा दोस्तों, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी नहीं होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। जीयूआई का सही पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप, अब की बार पूछा जा सकता है इसको भी कि जीयूआई का सही पूर्ण रूप क्या होता है? जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूटिलिटी इंटरफेस या जनरल यूटिलिटी इंटरफेस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। देखते हैं कौन कौन बच्चा यहाँ पे 20वें प्रश्न का सही जवाब दे पाता है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है दोस्तों, फुल फॉर्म यहाँ पे 5 मैंने दी थी, लगभग आपको उम्मीद करता हूँ पांचों फुल फॉर्म आपकी सही हो गई होंगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टफ तो थी नहीं, इजी थी और एग्जाम में भी आपकी एकदम इजी आएगी, ध्यान रखना। अब बात है दोस्तों 21वें प्रश्न की कि निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध रूप से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या फिर विकिपीडिया? ई कॉमर्स क्या होता है पहले तो ये समझो आप। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन, क्या दोस्तों? ऑनलाइन खरीदारी करना। खरीदारी करने के लिए जो ऐप होते हैं ना भाई साहब, खरीदारी करने के लिए जो ऐप होते हैं, जो वेबसाइट होती हैं, वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर से आप खरीदारी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फेसबुक से कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। विकिपीडिया से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट, फ्लिपकार्ट। क्या होगा दोस्तों इसमें? फ्लिपकार्ट होगा। सी ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं 21वें में सी ऑप्शन पे टिक आपने कर दिया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न क्या है भाई साहब? ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? ऑनलाइन वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? सोशल नेटवर्किंग साइट में आती है, सर्च इंजन में आती है, मनोरंजन वेबसाइट में आती है या ई कॉमर्स वेबसाइट में आती है? पिछला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा होता ना, तो इसका तो 1 सेकंड में आंसर दे देते आप। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पे आधारित है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ऑनलाइन खरीद फरोख्त करने का मतलब होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो सीधी सी आएगा यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट। क्या आएगा भाई साहब? ई कॉमर्स वेबसाइट आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों ने 22वें में डी ऑप्शन पे टिक किया होगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखना 30 में से 25% आपके सही होने चाहिए, मैंने शुरुआत में बताया था आपको। ठीक है, देखते हैं अब 8% और बच्चे हैं, तो 8 में से आप कितने सही कर पाते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। और इन प्रश्नों को आप ही सही मत करो, अपने दोस्तों को भी सही करने का मौका दीजिए। मतलब सीधी सी बात है, उन दोस्तों के पास शेयर करो जिनकी RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, सभी बच्चों के पास शेयर करो। अगर आप पहली बार क्लास देखने के लिए आए मेरी, तो एक बात कहना चाहता हूं आपसे, एक तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में मैंने चैप्टर समरी की क्लास डाल रखी है दोस्तों। ठीक है, और 1 से 15 तक डालने का पूरा लक्ष्य है मेरा। तो सीधी सी बात है, अगर आप ये देख लेते हो चैप्टर समरी, तो मैं उम्मीद ये करूंगा कि आपके 35 में से 30% तो आराम से आप सही करके आ जाओगे पेपर में। ठीक है, तो चैप्टर समरी देखना जरूरी है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, खासकर MS वर्ड और एक्सेल। ध्यान रखना MS वर्ड और एक्सेल के 5% आएंगे कम से कम। ठीक है, तो इनको जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने एक्सेल के अंदर फॉर्मूला वगैरह पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान आपको बताया है, तो एक बार जरूर देखना दोस्तों जाकर के। ठीक है, अब बात आती है कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है?
आरपीएससी, आरएसएलडीसी, ई ज्ञान या ई बाजार। दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो उदाहरण है ना, वो है दोस्तों ई बाजार। क्या है दोस्तों? ई बाजार है दोस्तों। तो डी लगा दीजिए, डी ऑप्शन पे टिक, ई बाजार। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की विशेषता क्या होती है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की विशेषता क्या होती है? लंबी पोस्ट लिखना, केवल वीडियो शेयर करना, छोटे छोटे संदेश पोस्ट शेयर करना, या फिर केवल ईमेल भेजना। तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक तरीके से जो है दोस्तों, मैं एग्जांपल दे सकता हूं ट्विटर का। ट्विटर में जो आप संदेश भेजते हैं दोस्तों, 280 कैरेक्टर का भेजते हैं। कितने का दोस्तों? 280 कैरेक्टर का। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्वीट बोलते हैं। तो एक तरीके से माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आएगा छोटे छोटे संदेश पोस्ट या शेयर करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। 24 में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा, छोटे छोटे संदेश पोस्ट या शेयर करना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पिछले क्वेश्चन में। बताइए दोस्तों कौन सा है? इंस्टाग्राम है, जीमेल है, ट्विटर है या यूट्यूब है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब सीधा सा है, छोटे छोटे संदेश आप कहाँ भेज सकते हैं दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इंस्टाग्राम, जीमेल, ट्विटर और यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम भी नहीं आएगा, जीमेल भी नहीं आएगा, ट्विटर आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन पे टिक लगा लीजिएगा, ट्विटर। क्या आएगा दोस्तों? ट्विटर। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टाग्राम से याद आया, मेरी भी एक इंस्टाग्राम आईडी है, दौसा कंप्यूटर वाला नाम से। किस नाम से दोस्तों? दौसा कंप्यूटर वाला के नाम से है। दौसा, DAUSA, दौसा कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो आप सभी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 500-600 यहाँ पे फॉलोवर्स हैं। तो आप एक बार एक काम कीजिएगा, आप 1000 तक कर दीजिए इनको। ठीक है, मतलब सभी लोगों के पास शेयर मत कीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही बोल रहा हूँ आपसे। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट है, मतलब एक तरीके से कोई क्वेश्चन में डाउट है या एग्जाम संबंधी कोई डाउट है, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर आप जाकर के मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 500-600 सब्सक्राइबर है, शायद ज़्यादा नहीं है। तो एक तरीके से फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर नहीं फॉलोवर्स है। वाह, ठीक है, तो इंस्टाग्राम जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे आप अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण आपको मिल गया होगा। ट्विटर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ट्विटर होता है। ओके, 25 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं भाई साहब, और 25 में से उम्मीद करता हूँ आपके 25 सही हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग आप किससे करते हो? एक बड़ी कंपनी होती है भाई साहब, ऐसी ये कंपनी है मान लो, इससे आप शॉपिंग करते हो। और करता कौन है? ग्राहक करता है। ये ग्राहक है भाई साहब। कौन है? ग्राहक बैठा है सामने। तो ग्राहक करता है ना, तो कंपनी को बोलते हैं दोस्तों बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। और ग्राहक को बोलते हैं कंज्यूमर या कस्टमर बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, बिजनेस से कहाँ जा रहा है दोस्तों? कंज्यूमर के पास जा रहा है। ठीक है, मतलब एक कंपनी से आप ऑर्डर कर रहे हो, तो एक आम व्यक्ति खरीद रहा है, किससे? कंपनी से खरीद रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग यही तो करते हैं ई कॉमर्स में आप। जैसे फ्लिपकार्ट से आपने मंगाई, अमेजन से कुछ मंगाया आपने, तो एक कंपनी से आप मंगा रहे हो, तो कंपनी से कौन मंगा रहा है? कस्टमर मंगा रहा है। तो सीधी सी बात है, किसके अंतर्गत आएगा? B2C के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे खाए B2C, ये बैठा हो, B2C आएगा दोस्तों। और B2C का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर। और B2B का बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, C2C का कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? B2C आएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्वेश्चन क्योंकि एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया था RSCIT के में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा B ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 26वां आपने सही कर दिया होगा भाई सभी ने। अब चलते हैं आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां है दोस्तों, MOOC का सही विस्तृत रूप क्या है? ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपकी बार आपसे। ठीक है, आपकी बुक से लिया गया प्रश्न है एक तरीके से ये। तो MOOC का सही विस्तृत रूप क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स, या मेगा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, या मैनेज्ड ओपन ऑनलाइन कंटेंट। क्या होगा दोस्तों MOOC का सही विस्तृत रूप? जल्दी से कमेंट में मुझे बताइएगा सभी बच्चे। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होगा दोस्तों? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका सही विस्तृत रूप होगा। ए ऑप्शन इज राइट, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां है दोस्तों, जॉब सर्च
वेबसाइट का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? जॉब सर्च वेबसाइट का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? अमेजन, मंत्रा, naukri.com या पेटीएम? बताइए दोस्तों, जॉब सर्च वेबसाइट का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे अमेजन है, मंत्रा है, naukri.com है या पेटीएम है? दोस्तों जॉब सर्च का है, अमेजन नहीं है दोस्तों, मंत्रा भी नहीं है, पेटीएम भी नहीं है, naukri.com है दोस्तों। क्या है दोस्तों? naukri.com है। तो सी ऑप्शन इज राइट। 28वें में क्या आ जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूं 28वें में आपने सी कर दिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान कौन सा है? राज ई वोल्ट है, ई ज्ञान है या फिर आरपीएससी है, राज ई साइन है? तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान। क्लाउड आधारित क्या होता है दोस्तों? जिसके द्वारा हम इंटरनेट पे कुछ स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्टोर कर सकते हैं। वो क्लाउड बेस आधारित रहते हैं एक तरीके से, है ना? तो किसके द्वारा कर सकते हैं आप? चार ऑप्शन आपके सामने। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, ठीक है? साथ में अगर आपने मेरी क्वेश्चन समरी देखी होगी, क्वेश्चन समरी नहीं, चैप्टर समरी देखा होगा ना 1 से 15 तक चैप्टरों का, तो वहां पे मैंने एक चैप्टर के अंदर बता रखा है इसके बारे में भी अच्छे से आपको, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा राज ई वॉल्ट। क्या होगा दोस्तों? राज ई वॉल्ट होगा। मतलब ए ऑप्शन पे लगा लो टिक, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही यहाँ पे, राज ई वॉल्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ 29वां भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां है, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या एमएस वर्ड? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है? मैंने बताया था क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जिसके द्वारा हम या जिससे हम इंटरनेट पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। सीधा समझ लीजिए आप, जिससे हम इंटरनेट के द्वारा मतलब इंटरनेट पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऐसे स्टोरेज कौन कौन से हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म? तो एक तो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के अंदर हम 15 GB तक फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे एक वन ड्राइव भी है दोस्तों, एक ड्रॉप बॉक्स भी है। एमएस वर्ड नहीं है, एमएस वर्ड के द्वारा नहीं कर सकते भाई साहब। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे? नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, एमएस वर्ड। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है? एमएस वर्ड नहीं है भाई साहब। कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये 30% आपको अच्छे लगे होंगे, थोड़े बहुत समझ में भी आए होंगे। तो किन किन बच्चों को क्लास समझ में आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है? अगली क्लास कितने क्वेश्चंस की चाहिए आपको वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और इस क्लास में सबसे जो मेन उद्देश्य था इस क्लास का वो था 25% सही करना। तो किन किन बच्चों के इस क्लास में से 25% एकदम सही हो चुके हैं भाई, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? तो उम्मीद तो मैं करूंगा कि आप सभी लोगों के 30 में से 30 सही हो गए होंगे, लेकिन फिर भी 25 तक किसके सही हो गए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है? और जिन बच्चों के 25 से कम ठीक हुए हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, एक तो मेरी चैप्टर समरी है ना उसको जरूर देख लेना भाई, आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक तरीके ध्यान रखना, क्योंकि पूरी चैप्टरों का निचोड़ है उसके अंदर, ठीक है? और साथ में जो मैराथन क्लास है मेरी वो भी जरूर देखना, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों एक और बेटर क्लास में, एक और अच्छी क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास भी शेयर करते रहिएगा जिनकी RSCIT की एग्जाम है, ठीक है? उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।